बीजेपी के लिए दक्षिण क्यों जरूरी है, जरा ये जानिए आप। क्यों दक्षिण में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई हैदराबाद में और क्या है वहां पर दक्षिण पथ, आप समझिए। पहली वजह, अप्रैल 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी का पूरा फोकस है कि दक्षिण का जो इकलौता गढ़ है उसको बचाए रखा जाए। दूसरी वजह, दिसंबर में 2023 में, इसी साल में, अगर केसीआर ने विधानसभा पहले भंग करने की सिफारिश नहीं की और इसी समय हुए चुनाव तो दिसंबर 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे। तीसरी वजह, तेलंगाना में पिछले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन से नई उम्मीद जगी है। पिछले चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, सब में बीजेपी ने बेहतर किया है। चौथी बड़ी वजह, केरल पर पकड़ बनाना चाहती है बीजेपी और यहां से उसको क्या साउथ के इस मिशन पर कुछ कामयाबी मिलेगी। और पांचवी वजह, दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व तोड़ना मकसद है। देखिए, अब हैदराबाद नगर पालिका चुनाव अपने आप में, ग्रेटर हैदराबाद का जो नगर पालिका चुनाव था अपने आप में बड़ा अहम था और मैंने अभी वो कोट किया तो क्या आंकड़े थे उनको समझिएगा, इसीलिए मैंने कोट किया। 2016 के नतीजों को देखें तो टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी 99 सीटें, एआईएमआईएम 44 सीटें, दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी के पास 4 सीटें थी। लेकिन जब 2020 में ये इलेक्शन होते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। बिल्कुल कई सही कह रहे हैं वहां पर एआईएमआईएम के पैनलिस्ट की, इन्होंने अपनी 44 सीटें बरकरार रखी, लेकिन उसके बावजूद ये नंबर 2 पे नहीं रहे। नंबर 2 पे आती है बीजेपी सीधे 4 से 48 पे सीटें जीतकर। तो इसको आप कैसे देखेंगे और टीआरएस का कितना बड़ा नुकसान होता है आप देखिए, 56 सीटें इनके पास हैं। अब तेलंगाना में बीजेपी का बढ़ता जनाधार कैसे है आप इसको समझिए। अब लोकसभा इलेक्शन देखिए, 2014 17 सीटें हैं, 2014 में 1 सीट जीते थे, हालांकि तब टीडीपी के साथ लड़े थे, 8 सीटों पर मात्र 1 सीट जीत पाए थे। 2019 में 4 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। अब ये जनाधार नहीं बढ़ रहा है तेलंगाना में बीजेपी का तो क्या होगा। अब देखिए, टीआरएस की के कविता निजामाबाद में चुनाव हार गई बीजेपी कैंडिडेट से। बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने निजामाबाद सीट जीत ली जो कि बहुत अहम मानी जाती है। टीआरएस का गढ़ आदिलाबाद करीमनगर भी बीजेपी के खाते में चला गया। तो बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है मिशन दक्षिण पर, आप समझिए। अब लोकसभा सीटों का समीकरण आपको समझाते हैं, आप समझिए कैसे। यहां पर कुल 132 सीटें अगर दक्षिण में हैं, अगर राज्यवार यहां पर देखें, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, कर्नाटक में 28, केरल में 20, फिर तमिलनाडु में 39, लक्षद्वीप, अंडमान, पुदुचेरी यहां पर एक सीटें हैं। कुल 132 सीटों में तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, कर्नाटक में 25 जीती और यहां इसके पास 29 सीटें हैं। तो इन 2 राज्यों में, कर्नाटक में तो इनकी अच्छी पकड़ मानी जा रही है, आप देख सकते हैं। तेलंगाना में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन संगीत रागी, क्या ये माने कि अब कर्नाटक के बाद जिस तरह से हेड ऑन लिया है बीजेपी ने टीआरएस को, जिस तरह से लिया है एआईएमआईएम को, और जिस तरह से अभी अमित शाह जो बोल रहे थे, क्या तेलंगाना में बीजेपी को उम्मीद है कि वो इससे कहीं अहम ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, इसलिए फोकस वहां बढ़ गया है? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई क्षेत्रीय पार्टियों से है और उन क्षेत्रीय पार्टियों से जो भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं वो कमोबेश पारिवारिक पार्टियां हो गई हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब से पारिवारिक पार्टी का खत्म हो गया, कश्मीर से पारिवारिक पार्टी का खत्म हो गया, जो है वो यदि हम महाराष्ट्र में चलें पारिवारिक पार्टी खत्म हो गया, अखिलेश हाशिए पर है आज के दिन में। आप बिहार में देखें, भारतीय जनता पार्टी ने पारिवारिक पार्टी को हाशिए पर लगा करके रखा है, कम से कम सत्ता में नहीं आने दिया। तो पूरी की पूरी लड़ाई ये है कि किसी भी प्रकार से पहली बात तो हाशिए पर इनको लाया जाए। दूसरा ये महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए संभव क्यों दिख रहा है। देखिए, एआईएम जो पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी है और जैसा कि अमित शाह जी के आपने संबोधन सुना होगा कि इस पूरे टीआरएस की जो ड्राइविंग जो ये है वो जो है कंट्रोल जो है वो एआईएम के पास है। तेलंगाना में 84% हिंदू मतदाता है और 16% मुस्लिम मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि जो रेडिकलाइजेशन जो बढ़ा है उसमें एआईएम की बहुत बड़ी भूमिका है और इसका रिएक्शन हिंदू समाज के अंदर स्वाभाविक होना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? कांग्रेस जो अपनी जमीन वहां पर लगातार खोती जा रही है, टीआरएस जो वहां पर लगातार सरकार में बनी हुई है। 10 सेकंड में खत्म करूंगा अपनी बात। देखिए, कांग्रेस जहां भी किनारे पर आई है वहां भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अच्छा एज मिला है।
अब तेलंगाना की राजनीति में यदि आप देखेंगे तो टीआरएस है, एआईएम है और तीसरा भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। तो लड़ाई आने वाले दिनों में जो चुनाव है 2023 का, उसमें मूलतः ठीक है, टीआरएस वर्सेस बीजेपी होगा। ठीक है। और ऐसे बाइपोलर कॉन्टेस्ट में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बेहतर सफलता मिलने की संभावना है। ठीक है, मेरे साथ इनायत अली भी हैं टीआरएस से। तो इनायत अली, मानते हैं जिस तरह से बीजेपी ने फोकस तेलंगाना पर बढ़ा दिया है, आपके लिए खतरा बढ़ गया है और खतरे की घंटी लगातार बज रही है, चाहे वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, चाहे वो बाय इलेक्शन हो? मैं आपका पहले तो स्वागत करता हूं TV9 के लिए, क्योंकि आपने इस चीज को ये पूरे भारत देश के सामने ये बात आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना नेतृत्व रखने से पहले ये बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान में तेलंगाना राष्ट्र समिति जो तेलंगाना में शुरू हुई है, हम एक राज्य के लिए लड़ने वाली एक पार्टी थी और राज्य के लिए लड़कर ये राज्य अलहदा बनाने वाली पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति और उसके लीडर के चंद्रशेखर राव साहब है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जैसे कि हम लड़ना नहीं जानते या लड़ाई हमारे लिए, हमारा लड़ाई शुरू से है अब देश के लिए लड़ने का लिए। मैं मोदी जी से ये तवक्को रखा था कि देश के अंदर वो तेलंगाना को या हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने से पहले ये मुल्क भारतीय जनता पार्टी भारत के नाम से है, मगर अफसोस ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका, लंदन, फ्रांस जाता है तो वहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। ये अंग्रेजों के दिए नाम को पहले हटाना चाहिए। पहला रेजोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि अच्छा। भारत का नाम भारत रखे। ठीक है, बाद में आके ये छोटे गली बदल रहे हैं मगर दिल्ली में बदल रहे हैं ये लोग। मैं चाहता हूं ऊंची सोच रखे और भारत को भारत बनाए। हमारा जो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। बीजेपी के लीडर अगर आते इस डिबेट में तो उनसे इस बात का जवाब लेता, लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। भाग्यनगर तो वहां पर वो क्या, भाग्यनगर तो नाम है, भाग्यनगर का असली मकसद या असली टूल तो वो हिंदुत्व है जो बीजेपी का बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड वेपन है और जिसकी काट अभी तक नॉर्थ इंडिया में किसी पार्टी के पास नहीं है। क्या आप इसकी काट ढूंढ पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं, तेलंगाना के अंदर कुली कुतुब शाह इसका नाम भाग्यनगर रखे थे। एक मुसलमान ने भाग्यनगर नाम दिया था, ये कोई नेताजी या बीजेपी का नेता नहीं दिया इसको। कुली कुतुब शाह जो बादशाह था उसका नाम भाग्यनगर, हम शौक से भाग्यनगर कहने तैयार है क्योंकि ये देने वाला भी मुसलमान था। ये सोचना चाहिए बीजेपी को, हैदराबाद हो चाहे वो भाग्यनगर हो, दोनों नाम देने वाला वो एक मुसलमान राजा था। मैं दोबारा कहूंगा कोई नया नाम नहीं है, भाग्यनगर एक्सेप्ट। तो आपने आज तक भाग्यनगर क्यों नहीं किया फिर इसको? हम हर जगह, आपको कोई दिक्कत नहीं तो आपने भाग्यनगर किया क्यों नहीं? कई मरतबा भाग्यनगर भी बोला था। मैं मेरा नाम ले तो मैं चांद मीनार पर एक स्ट्रीट वेंडर्स की यूनियन है, उसका नाम भाग्यनगर हाकर यूनियन है जो 1980 में रजिस्टर्ड हुई। आपने इस राज्य को बढ़ाने में भूमिका निभाई, आपने लड़ाई लड़ी, आपकी पार्टी सत्ता में है, आप कह रहे हैं आपको भाग्यनगर से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भाग्यनगर किया क्यों नहीं आपने? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। सुनो आप, हैदराबाद भाग्यनगर दोनों नाम से पुकारा जाता है हैदराबाद को, यहाँ कोई अटूट नहीं है, या हिंदू मुसलमान दोनों, क्योंकि मैंने बताया ना कुली कुतुब शाह ने दिया सो नाम है, मोदी जी या योगी जी ने दिया। मेरे सवाल से आप बच रहे हैं, बता दीजिए आपकी नहीं कर सकते या करना है। आखिर आपने हैदराबाद के नाम को भाग्यनगर क्यों नहीं किया अगर आपको भाग्यनगर से कोई दिक्कत नहीं है? बुलाया जाना अलग है, आधिकारिक नाम होना अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजों का दिया नाम भारत को भारत बनाकर इंडिया हटाकर भारत बनाएंगे, उस दिन हम भाग्यनगर भी बना देंगे इसको। चलिए ठीक है, अब मैं आता हूं। ठीक है,